हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 5 नवंबर। आज के दिन जो मैं आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से, वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है दोस्तों, जो दिल्ली में यहाँ पे पॉल्यूटेड एयर है उसको लेके, उसके बारे में यहाँ पे कुछ सवाल है, उनके जवाब हम लोग देखने वाले हैं। और फिर हम लोग देखने वाले हैं एक और आर्टिकल जो कि आप कह सकते हैं सब आर्टिकल है इसी के अंदर, जो कि डिस्कस करता है एमिशन ऑफ, आप कह सकते हैं एमिशन के बारे में, और क्लैप डाउन ऑन डीजल के बारे में कि डीजल किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उनके बारे में। फिर अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा होने वाला है गवर्नर जो है उसके रिमूवल के बारे में कि वो कैसे रिमूव किया जाता है। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो एला भट्ट सेवा वाली आप कह सकते हैं संस्था है उसके बारे में कि आखिर वो कैसे वुमेन को एम्पावर कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने एग्जामिनेशन में। कहीं ना कहीं से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज का जो पूरा ये पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के लिए, तो आप लोग जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और 6 नवंबर तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है लकी ड्रॉ का। 0% की अवेलेबल है दोस्तों। और साथ ही आपको बता दूँ कि EPFO क्लासेस भी लाइव हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आप लोग के लिए, और फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग इसमें जाके खुद को एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही हमारा कम्पीट ऐप है जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि किस तरीके से हार्वेस्ट किया जा रहा है पॉल्यूटेड एयर को। ये बहुत बड़ी बात है ये कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो पॉल्यूटेड एयर है दिल्ली की कंडीशन, आप लोगों ने देखा होगा हर साल ये जो महीना होता है बेसिकली अभी से लेके फरवरी तक का महीना, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉल्यूटेड रहता है। कंडीशन हर बार की ही ख़राब होती जाती है, और हर एक साल जो है वो दूसरे साल से और ख़राब होता रहता है। अब मैं बताऊं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। बेसिकली अक्टूबर से नवंबर के 3 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा हेज़ और स्मोक हमें देखने को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बता दूं आप लोग को कि वहाँ पे टेम्परेली बैन कर दिया गया है हर एक तरीके के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उन पर, और जो मूवमेंट है ट्रक्स वगैरह का, जो डीजल 4 व्हीलर है जो कि आप कह सकते हैं BS6 नॉर्म्स पे नहीं कंपाइल कर रही है, उनको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पे दोस्तों आप कह सकते हैं हियरिंग हुई थी, बेसिकली पेटिशन आई थी ऑन एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, उसको लेके यहाँ पे आप कह सकते हैं लिया गया है। और मैं बता दूं कि वही एक रीज़न है क्योंकि इस टाइम पे आप कह सकते हैं जितनी नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पे आप कह सकते हैं बर्न होते हैं, बेसिकली उनके जो क्रॉप कट चुके होते हैं वो उनको वापस जो बचा हुआ रहता है पोर्शन उसको आप कह सकते हैं बर्न किया जाता है, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो फॉग और ये जो निकलता है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है बेसिकली। और वो मेन रीज़न है दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसकी बैड होने का, क्योंकि डायरेक्टली हवा दोस्तों इस साइड चलती है और यहाँ पे आने के बाद वो दिल्ली के ऊपर ही जम जाती है। ये प्रॉब्लम वहाँ बहुत बार देखी गई है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या एग्रीकल्चर का जो बर्निंग है ये बहुत बड़ा रीज़न है इसको लेके। देखिए इस टाइम तक जो बर्निंग है एग्रीकल्चर वेस्ट का पंजाब और हरियाणा के अंदर वो डोमिनेंट रीज़न है, वही आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंडीशन है वो बुरी है। अगर हम बात करें पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, तो जो बर्निंग कंट्रीब्यूट है दोस्तों वो लगभग है 30 से 40% ऑफ दी PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन, वो भी दिल्ली में इस टाइम पे ये जो बात चल रही है। और ये दोस्तों लार्जेस्ट सोर्स है PM2.5 लेवल का। ओके, जो आप कह सकते हैं वेदर है वो भी आप कह सकते हैं एक काफ़ी क्रिटिकल रोल दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40% जो रेज है पॉल्यूटेंट का हर एक टाइम पे वो आप कह सकते हैं कॉज कर रहा होता है सेम इम्पैक्ट को। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है बर्निंग का पंजाब और हरियाणा में दोस्तों, वो आप कह सकते हैं इन मंथ्स में होता है, मई जून इनमें होता है, और उस टाइम पे बहुत स्मॉल स्केल पे किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस टाइम मतलब ये वाला जो महीना हो गया इन पे आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा रहता है, बेसिकली 30 से 40% तक जो पॉल्यूटेंट है उनको भेज देता है दिल्ली तक। अगर हम बात करें जो मई जुलाई वाला महीना रहता है वहाँ पे मात्र 15 से 20% आता है ये। ओके, और वो भी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है ये बैड होती जा रही है इसकी वजह से। अब देखिए जो हॉटर एयर है वो ऊपर की तरफ आती है सरफेस से, और जो पॉल्यूटेंट है दोस्तों वो उसके साथ ऊपर आ जाते हैं। जो वहीं पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो लिफ्ट करते हैं लगभग 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस और इवन हायर, तो वहाँ तक वो जाते हैं। अब जो आपका कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर वाला महीना है वहाँ पे आप कह सकते हैं जो एयर है वो तो हॉट नहीं होती है, पर ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, बेसिकली वो फंस जाते हैं उसी एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल पे, और उसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्मोक और हेज़ है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि वहाँ पे स्मोक और हेज़ जो है वो देखने को मिल रही है। पर क्या, या फिर आप कह सकते हैं क्यों यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इसे बर्न किया जाता है। चलो हमने मान लिया कि आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से जो बर्निंग है उसकी वजह से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन्हें बर्न क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये वेस्ट जो है ये रिमेन्स है ऑफ दी पैडी क्रॉप का, जो कि हार्वेस्ट हो चुकी है, जिसे कटाई करवा चुके हैं उसको। अब मैं बताऊं कि ये जो बर्निंग है ये स्पेसिफिकली ना ही पंजाब और हरियाणा में होती है, पर ये लार्ज स्केल्स पे होती है हमारी जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी।
ये मान सकते हैं हम लोग कि इन स्टेट्स में तो अभी कुछ सालों से ही हमें ये चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पे ये बाकी स्टेट्स में होती हैं। पर मेन इशू क्या है कि दिल्ली की जो मेन क्वालिटी है, एयर क्वालिटी डाउन होने का रीज़न इनकी वजह से बहुत ज़्यादा रहता है, और इसलिए ये बातें न्यूज़ में भी रहती हैं। जो बर्निंग है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट क्रॉप है वो काफ़ी शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम में दोबारा से लगानी होती है, और उसके लिए हमें अपने जो फील्ड है उसको सही तरीके से रखना पड़ता है। और यही रीज़न है कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे जो इनकी कटाई है ये करते हैं और फिर उसे जलाते हैं बेसिकली। ट्रेडिशनल जो मेथड है दोस्तों उसमें मैनुअली यहाँ पे अपरूटिंग होती थी, कटिंग होती थी, स्टम्प्स लगाए जाते थे, जिससे कि जो प्रीवियस क्रॉप है उसमें कम टाइम लगे। ओके, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा तो अगली आने वाली जो क्रॉप है उसमें यहाँ डिले हो सकता है, और जो कि आप कह सकते हैं फार्मर के लिए तो बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर डिले होगा तो उनको ही आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आने वाली है अल्टीमेटली। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं बेसिकली कि उस क्रॉप को जला देते हैं, जो वेस्ट होता है बेसिकली उस क्रॉप को नहीं जलाते, जो वेस्ट बच गया क्रॉप की कटाई के बाद उसको जला देते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई रेमेडी नहीं है इसको लेके, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या इस वाली प्रॉब्लम का? देखिए ऐसा नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं कि हम लोग चेंज करें हमारी क्रॉप साइकिल को, डिप्लॉयमेंट करें दोस्तों मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट को हार्वेस्टिंग के लिए, जहाँ से हम लोग ये जो बर्निंग होता है इसको रोक पाएँ। ओके, या फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस वेस्ट को किसी यूजफुल चीज़ में। ओके, जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, या फिर मतलब कोई भी एक तरीका जो कि बर्न ना करवाने के बाद किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ें बोली गई हैं और इसको लेके काफ़ी सारी जो यहाँ पे कह सकते हैं सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। पर ये दोस्त मैं बता दूं कि जो भी इक्विपमेंट, जो भी मेथड्स हैं वो अभी तक इफेक्टिवली डिप्लॉय नहीं हो पाए हैं, ना ही आप कह सकते हैं वो इतने बड़े पैमाने पे इफेक्टिवली डिप्लॉय हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन इसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ हम छोटे पैमाने पे इनको कर सकते हैं। अगर हर एक यहाँ पे जो फार्मर है ये अपनी तरफ से कोई ना कोई सहयोग देगा तो वो अल्टीमेटली बेनिफिट ही देने वाला है लार्ज स्केल पे। तो क्या दोस्तों इन्होंने जब बैन किया आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह को, डीजल व्हीकल्स को, तो इससे क्या बनता है या फिर इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी स्मॉल कंट्रीब्यूशन देता है। मैंने आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले एक वीडियो कवर करी थी दिल्ली पॉल्यूशन को लेके, वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि आखिर कितना % जो है कंस्ट्रक्शन देता है और कौन सा आप कह सकते हैं मेन कॉज है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है। जो पार्टिकल्स हैं दोस्तों बेसिकली आपको बता दूं मैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो यूजुअली लार्जर होती है और ये ऐड करती हैं PM10 कॉन्सेंट्रेशन को। अगर बैन कर दें हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह को, ओके, तो वो एक आप कह सकते हैं इंपैक्ट देगा, बट हाँ ये बात नहीं हो सकती कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट देख पाएंगे। डीजल व्हीकल्स जो हैं, जहाँ पे ओल्डर जो ट्रक्स हो गए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहते हैं हाई लेवल ऑफ PM2.5 लेवल का। और इनके बैन के बाद दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा होगा सिचुएशन को। एक और बात दोस्तों, जो बिगेस्ट जनरेटर्स हैं ऑफ पॉल्यूटेंट्स वो डीजल व्हीकल सेगमेंट में आते हैं और वो अलाउ भी नहीं है कि वो दिन में दिल्ली के अंदर एंटर कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली के अंदर दिन में जो आप कह सकते हैं बिगेस्ट जनरेटर वाले ट्रक वगैरह हो गए, जो डीजल व्हीकल हो गए, वो अलाउ भी नहीं है चलने के लिए। तो ये बात है, क्योंकि उनका जो मूवमेंट होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर इन्हें फ़र्क दे देता है और उनका जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन वाली ये आती है। इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं ये लोग? देखिए दोस्तों एयर पॉल्यूशन जो वो डायरेक्टली हिट करता है, मतलब कि आपकी हेल्थ इश्यू पे सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो इसी वजह से होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बहुत छोटी सी है पर आपके पास साफ हवा ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो जाएगी। तो इनकी वजह से लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सरकार भी इन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब यहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो डीजल व्हीकल वाला उसकी एंट्री नहीं है, तो इनको लेके कुछ नॉर्म्स भी दिए गए हैं एमिशन या फिर आप कह सकते हैं डीजल को लेकर। देखिए इसी ऑर्डर के अंदर थर्सडे को बेसिकली ये बोला गया कि जो नॉन BS6 व्हीकल्स हैं वो आप कह सकते हैं मस्ट ऑफ द रोड इन दिल्ली NCR अंटिल एयर इंप्रूव्स, वो दिल्ली NCR में नहीं चल सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन आया है ये इंपोज हुआ है ओल्डर डीजल व्हीकल्स पे। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दूंगा कि उसकी वजह से यहाँ पे आप मान सकते हैं कि जो डीजल व्हीकल्स की सेल है इस पर भी फर्क पड़ा था। जो फिजिकल ईयर 21 था वहाँ पे पेट्रोल्स अकाउंट कर रहा था फॉर 76% पैसेंजर कार सेल्स को लेके, नियरली जो कि 10% पॉइंट हायर था प्रीवियस ईयर से। पर वहीं बात करें अगर हम लोग आप कह सकते हैं डीजल के बारे में तो 17% कम हो गया बेसिकली है। तो ये प्रॉब्लम आई, जैसे ही आप कह सकते हैं ऐसे रूल्स वगैरह आते हैं तो डायरेक्टली दोस्तों लोग क्यों चाहेंगे हम ऐसी गाड़ी खरीदें जो कि हम चला ही ना पाएं, तो इसलिए प्रॉब्लम आई बेसिकली। जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसे अपग्रेड किया गया और आप कह सकते हैं इसके लिए और ज़्यादा टाइटर नॉर्म्स लेके आया, अल्टीमेटली फोर्स किया गया मार्केट लीडर मारुति सुजुकी को कि वो पुल प्लग कर सके अपने डीजल ऑप्शन को, कि कम यहाँ पे ऑप्शन दे बेसिकली। अब डीजल का फॉल जो है वो कैसे आता है, देखिए दोस्तों बता दूं मैं कि डीजल जो बेसिकली यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड एयर को, वो भी नो स्पार्क प्लग अपने इग्निशन के लिए। और डीजल जो व्हीकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं 15 से 20% लेस फ्यूल कंपैरेटिवली पेट्रोल से। अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, पहली बात तो क्या है कि हम लोग लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आप कह सकते हैं काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हायर जो होता है लो एंड टॉर्क होता है, और डीजल प्राइमरी यहाँ पे चॉइस होती है यूटिलिटी व्हीकल्स की। अगर इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पे पुश कर रहा है डीजल वॉज प्राइमरली ड्रिवन बाय द फ्यूल प्राइस डिफरेंशियल, जैसे कि आप कह सकते हैं फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली ये सब एनकरेज करते हैं कि परचेज कर सकें डीजल कार को फ्रॉम अर्ली 1990 से। ओके, अब इनका ये है कि क्योंकि वो फ्यूल जो है थोड़ा इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली, और अच्छे कम पैसों में भी आप लोग ज़्यादा मतलब आउटपुट ले सकते हैं इससे।
ओके अब देखिए ये जो ट्रेंड है इसे रिवर्स किया गया था आफ्टर दी जो फोक्सवैगन एमिशन स्कैंडल था उसके बाद, जहाँ पे जो मार्केट सेगमेंट था वो टर्न हो गया। और जब यहाँ पे आप कह सकते हैं यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करने लगी नॉर्वे पुश फॉर ईवीज, ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात यहाँ पे चालू हो गई। अब BS6 का अपग्रेड क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे BS जो 6 है ये नॉर्म्स लेके आता है BS4 के अपग्रेड वर्जन में, ओके। यहीं पे बता दूं पेट्रोल व्हीकल जो है वो चेंज करते हैं अपने ट्रांजिशन को फ्रॉम BS4 से लेके BS6 को, वो भी लिमिटेड टू कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल अपग्रेड के साथ। वहीं बात करेंगे डीजल के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पे हायर कॉस्ट के साथ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी देखी इसमें, तो ये प्रॉब्लम आई बेसिकली किसके साथ? डीजल के साथ। जितने कार मेकर्स हैं इन्होंने 3 पीस ऑफ इक्विपमेंट को इंस्टॉल करा बेसिकली, और डीजल जिसमें हो गया आपके डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर हो गया, फिर हो गया आपका एक सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, और एक हो गया आपका लीन नॉक्स ट्रैप। आप कह सकते हैं ये सब आप कह सकते हैं इसलिए क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर को कर्ब कर सके, समा सके, अपने अंदर पकड़ सके। और जो आप कह सकते हैं NOx एमिशन है उसे मैंडेट करवाया गया अंडर दी BS6 नॉर्म्स में। अब ये सारी बातें जो हैं वो पता लगती है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे BS4 से लोग यहाँ पे आगे गए तो वहाँ पे हमें बिग रिडक्शन मिलता है एमिशन में, किसके कंपैरेटिवली दोस्तों? जो BS4 वाले डीजल व्हीकल्स थे उनमें ज़्यादा एमिशन होता था और BS6 में कम एमिशन होता है। तो ये सारी बातें जो कि हमें डीजल से पता लगती हैं। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों जो गवर्नर है उसके रिमूवल के बारे में, कि उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। अभी DMK जो लीडर है TR बल्लू, उन्होंने यहाँ पे बोला कि जितने भी आप कह सकते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं प्रपोजल, एड्रेस किया जाएगा टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, ओके, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है बेसिकली इस टाइम पे, कि वो रिमूव करें आप कह सकते हैं तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि उसको। ये बात आप कह सकते हैं न्यूज़ में आई, और इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि आखिर कैसे रिमूव किया जा सकता है। पर उससे पहले समझते हैं कि अपॉइंटमेंट के बारे में। अंडर आर्टिकल 155 और 156 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो तब तक ही रहेगा जब तक आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट चाहता है, तब तक वो रहेगा गवर्नर, ओके। अगर प्लेजर जो है वो विड्रॉन नहीं किया जाता है बिफोर द 5 ईयर टर्म, तो जो गवर्नर है वो स्टेप डाउन कर लिया जाएगा, ओके। तो 5 साल का टेंडर मान सकते हैं आप लोग। गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो गवर्नर है दोस्तों ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अपनी स्टेट के अंदर, ओके। और आर्टिकल 163 के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है बेसिकली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि गवर्नर विल नॉर्मली बी एडेड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट इन द फंक्शन विच रिक्वायर हिज डिस्क्रिप्शन, ओके। अब यहाँ पे ये बातें हमें पता लगती है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एड और एडवाइस देगा, किसके थ्रू? बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ओके। तो ये बात है। अब गवर्नर और स्टेट का रिलेशन क्या है? देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे तो मैं बता दूं ये एक पॉलिटिकल हेड रहता है, और जो गवर्नर ये एंजॉय करता है काफ़ी सारी पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि गिविंग और विद होल्डिंग एसेंट टू अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं असेंटिंग टू द कन्वे टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और डिटरमाइन करता है टाइम नीडेड फॉर द पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। जनरली दोस्तों ये सब काम होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश के लिए कौन है प्रेसिडेंट है जो कि सबसे ऊपर है, तो इसी तरीके से आप मान सकते हैं कि जो गवर्नर है ये स्टेट का प्रेसिडेंट है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसके बाद इतनी लमसम तो पावर रहती है। जैसे कि अगर हमारे देश में कोई कानून लागू नहीं हुआ है तो लास्ट सिग्नेचर किसके लगेंगे? हमारे प्रेसिडेंट के लगेंगे, और जैसे आप कह सकते हैं स्टेट में होगा तो किसके लगेंगे? गवर्नर के लगेंगे। तो ये बातें हैं, ओके। अब कोर्ट ने क्या कहा इसको लेकर, तो देखिए दोस्तों जो गवर्नर है इसकी कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहता है, ओके। इस बारे में पता लगा है बेसिकली हमें। अब यहाँ प्रेसिडेंट है कि उस पर कि वो रीजन दिखाएगा कि आखिर वो क्यों यहाँ पे रिकॉल कर रहा है गवर्नर को। एक केस आता है सूर्य नारायण चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में, जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला था कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाज नॉट जस्टिसिएबल एंड द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट विड्रॉइंग हिज प्लेजर। तो इस बारे में इन्होंने बताया था। और एक और केस आता है BP सिंघाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के अंदर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन दी एट प्लेजर, ओके। तो ये बात इन्होंने बोली थी प्लेजर डॉक्ट्राइन पे। अब यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं डज नॉट डिस्पेंस विद द नीड फॉर अ कॉज ऑफ विड्रॉवल ऑफ द प्लेजर। अब ये भी एक बात पता लगती है कि सिर्फ प्लेजर के बेसिस पे हटा नहीं जा सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग हटा दें, तो इन बातों को बोला गया। जो रूलिंग था दोस्तों उस टाइम पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया था टू द PIL फाइल्ड बाय द BJP लीडर BP सिंघाल, जो कि चैलेंज कर रहे थे रिमूवल ऑफ द गवर्नर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा को 2004 के अंदर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड UPA गवर्नमेंट। तो एक तरीके से सबकी सरकार गिराना चाह रहे थे, ओके। तो सारे आप मान सकते हैं ना, 4 इतने बड़े बड़े स्टेट है यहाँ पे, इनके ही गवर्नर हटाने की बात है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। उसी जजमेंट में जो बेंच है उन्होंने कहा था कि वाइल द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एंड विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू सो कॉज। तो ये बातें भी इन्होंने बोली बेसिकली। अब देखिए मैं बताऊं आपको, उसी बेंच ने यहाँ पे ये बोला कि जो गवर्नर है कैन नॉट बी रिमूव ऑन द ग्राउंड दैट ही इज आउट ऑफ सिंक विद द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और पार्टी इन द पावर एट द सेंटर।
तो अगर ऐसा होता है कि उसे तब नहीं हटाया जा सकता कि अगर उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी थोड़ी अलग है, जो पावर में है गवर्नमेंट उससे, तो ये कोई रीज़न नहीं होता कि आप लोग हटा दें। नॉर ही कैन बी रिमूव्ड, ओके, नॉर ही बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम, या फिर इस वजह से भी नहीं हटाया जा सकता कि आपको पसंद नहीं आ रहा है बेसिकली। तो ये दो बातों पे नहीं हटाया जा सकता, ये बात बोली बेंच ने। 2014 में जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आती पावर में, उसके बाद यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पुश कर रही है गवर्नमेंट्स को कि वो क्वाइट कर सके खुद को, खुद ही बोलते हैं, मतलब कि उनको ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग अपने आप से बोल दें कि हमें नहीं बनना है गवर्नर, अपने आप ही छोड़ दे। इस पर एक यहाँ पे केस आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एग्री किया था, एग्जामिन करते हुए पेटिशन आई थी जो स्टेट गवर्नमेंट थे उस टाइम के, अजीज क्वेरेसी, उनको, कि उन्होंने चैलेंज करा बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट को कि वो पुश कर रही है कि क्विट कर दें इस पोस्ट से। तो ये आप कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स है ये चलती रही बेसिकली कि कहीं ना कहीं फोर्स करके या अपने मर्जी से, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन बेंच के हिसाब से बताएं जो डिसीजन लिया गया था 2010 के अंदर, वहाँ के हिसाब से बोला गया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लोग की आइडिया अलग है, आपका आइडिया अलग है, बेसिकली आपकी सोचने के अलग थॉट्स हैं, आप अलग तरीके से सोचते हैं, तो ये कोई वजह नहीं होती कि आप लोग गवर्नर को हटा दें। ओके एंड दोस्तों, आज का लास्ट आर्टिकल आता है हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके, और आज हम लोग जो स्टोरी कवर करेंगे वो है एला भट्ट सेवा के बारे में। ओके, सेवा द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, इसे सेटअप किया गया था एला भट्ट के द्वारा 1972 के अंदर। और ये दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इनका बेसिकली एम यही था कि ये चाहती थी कि ये उन वुमेन्स के लिए कुछ कर सकें जो कि इतनी अफोर्डेबल नहीं है उनके पास, मतलब इतने पैसे नहीं उनके पास कि वो अपने खर्चे उठा सकें, घर में अगर थोड़ी बहुत जो पैसों की हल्की फुल्की जरूरत होती है उनको कर सकें। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया उनको, उन वुमेन्स को प्लेटफॉर्म दिया जो कि काम करना चाहती हैं, बस काम करना की आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। स्किल्स भी ये खुद सिखाएंगी, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सिखा रही थी वहाँ पे लोगों को कैसे कैसे काम करना है, उनको काम ला के दे रही थी, और बहुत बेसिक बेसिक काम जहाँ पे उनका आप कह सकते हैं इतना बड़ा, यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे स्किल्ड नहीं चाहिए फोर्स, नहीं यहाँ पे इतनी नॉलेज ज़्यादा चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक चीज़ों पर बहुत अच्छी कमाई यहाँ पे करवाने की बात करी गई थी। 50 साल दोस्तों बता दूं मैं आपको हो गए, ओवर 4 दर्जन यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पुअर और आप कह सकते हैं बाय द पुअर और टू एम्पावर पुअर वुमेन वर्कर के लिए ही करा जा रहा है। ओके, हर कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, और वही उनके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। सेवा जो है, एज भट्ट ऑलवेज सेड, इज अ ट्रेड यूनियन ऑफ वुमेन। ओके, तो ये बात ये हमेशा कहती थी, अभी तो मतलब इनका देहांत हो गया, और डिड नॉट नीड टू कम टुगेदर अगेंस्ट एनीवन, दे जस्ट नीडेड टू कम टुगेदर फॉर देमसेल्व्स, मतलब कि वो किसी और के लिए नहीं है, वो खुद के लिए यहाँ पे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भट्ट है इनका आप कह सकते हैं कुछ हफ्तों पहले ही आप कह सकते हैं, अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका देहांत हो गया अहमदाबाद में। ओके, अब मैं बताऊँ आपको, ये जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो फैमिली ही फ्रीडम फाइटर की थी, आइडियोलॉजी बिल्कुल इनकी फ्रीडम फाइटर वाली ही रही और उसी हिसाब से ये रही। ओके, हर ट्रेनिंग एज अ लॉयर थ्रू हर एसोसिएशन विद द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के साथ इन्होंने काम किया बेसिकली। ओके, इनका एक्सपीरियंस जो था दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रहा, स्लम्स में रहा दोस्तों। फिर इनका यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पति थे बेसिकली, इनके जो हस्बैंड थे उनका देहांत हो गया, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद और ज़्यादा बातें आई, तो कहीं से इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं अपना काम जो है वो वहीं से सीखा, जिनकी स्ट्रगल रही है बेसिकली पहले से ही। अहमदाबाद में यहाँ पे जन्मी, फिर इन्होंने पढ़ाई करी सूरत में जाके, और ये आप कह सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ वाली जगह हैं जहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ों को बहुत देखा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों सूरत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, तो वहीं से आप कह सकते हैं इनके आइडियाज़ वगैरह जनरेट हुए थे। क्लोजर ऑफ 2 मेजर टेक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद इन 1968, जो भट्ट है दोस्तों मैं बताऊं कि इन्होंने अपना पहला इंसाइट जो दिया था अपने एक्सटेंट का वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट, वो एक रनिंग होम्स में था, बेसिकली इस तरीके से नहीं करना था। ओके, अब एक बात और, वुमेन एट सेंटर, या फिर देखिए एक बात थी इनकी, अगर आप इस पर काम करना है जिनको, उनको एक एनुअल मेंबरशिप देनी थी जो कि मात्र 10 रुपये थी। अब इसका क्या था कि सेवा में कोई भी आ सकता था बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड उसका मेंबर बनने के लिए। ये नेटवर्क था दोस्तों जो कि 18 इंडियन स्टेट्स और कंट्रीज में फैला हुआ था, जैसे कि साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ पर कह सकते हैं इनका जो नेटवर्क था ये फैला हुआ था। ये हेल्प करता था दोस्तों जो भी यहाँ पे रिहेबिलिटेट वुमेन है उनको, उनके पर्सनल इवन पॉलिटिकल और सोशल जो क्राइसिस हैं उनसे, और कहीं ना कहीं उन्हें एम्पावर करता था थ्रू स्किलिंग और ट्रेनिंग के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे कई सारे काम थे, जैसे कि आप कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हो गया, कच्छ में हो गया, ये सब चीज़ें जो होगी ये सब इनके यहाँ करवाते थे। जो वेजिटेबल वेंडर्स हो गए अहमदाबाद में, वो भी इनके अंडर आ रहे थे। तो सेवा यहाँ पे इन सभी को एक जगह लेके आई और उनको यहाँ पे मदद करने के लिए हर एक काम कर रही है। ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं कॉन्शियस डिसीजन लेती है कि जो मैन है उन्हें बाहर रखा सके। हाँ, इनके हिसाब से बताऊं मैं आपको, एक स्टोरी भी यहाँ पे पहले क्या था कि ये चाहती थी बेसिकली जो मैन वगैरह है उन्हें पार्टिसिपेट किया जा सके, मतलब कि जो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी जो भी गरीब है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है चीज़ों को, उसको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए बेसिकली, ओके, उनको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पे जो वहाँ की वेमेन थे उन्होंने मना किया कि नहीं, हम लोग आपको चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रहे वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रहे। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न भी दिया उन्होंने कि जो वहाँ की वुमेन थी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती, या फिर उनकी जैसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती, टेंशन हो रही थी, और मैन कहीं ना कहीं डोमिनेट करते, तो इसीलिए इन्होंने पूरे तरीके से मैन को बाहर रखा इससे। ओके, ये बातें पता लगती हैं।
अब इनके हिसाब से बता दूं मैं कि जो 1974 है वहाँ पे सेवा बैंक को लाया गया, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले कि जो छोटे छोटे लोन्स हैं पुअर वुमेन को वो दिए जा सकें। और ये इनिशिएटिव था जो कि आता है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज अ माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट। ओके, इसके तहत ही आता है। अब इसके तहत दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का वो हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया 2011 का, स्ट्रीट वेंडर एक्ट हो गया 2014 का। ये सब हमें देखने को मिलते हैं सक्सेस ऑफ सेवा स्ट्रगल। इसकी वजह से आप कह सकते हैं लोगों के पास नजर आई और लोगों ने इनके लिए काम करना चालू किया। इसके बाद दोस्तों आपका आता है जो पीएम स्वनिधि है स्कीम, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई है जो सेवा का माइक्रो फाइनेंस मॉडल है उससे। काफ़ी सारे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन लॉन्च होते हैं बाय दी सेवा फॉर इज क्लोथिंग लाइन हो गया, जिसको आप कह सकते हैं नाम देखा था आफ्टर इट्स ओल्डेस्ट आर्टिसन जिसका नाम है हंसीबा। ओके, उसके नाम पे आप कह सकते हैं नाम दिया गया इसका। और ये आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, बेसिकली इंडिया से बाहर भी बेची जाती हैं वहाँ पे। और इसके अंदर दोस्तों एम्ब्रॉयडरी होती है गुजरात की, बहुत बढ़िया रहती है इसके अंदर देखने लायक, और ये इंडिया के बाहर भी बिकती है, ये बहुत बड़ी बात है पहली बात। तो जो आप कह सकते हैं हंसीबा इसने कोलैबोरेट करा था सभा से, जो कि एक लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, और वो ऑर्गेनाइज करी थी एक फैशन शो 2013 में। मतलब कि इतने बड़े लेवल पे ये पहुंच गई थी। छोटे छोटे करके इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा। फिर उसके बाद दिल्ली, मुंबई, हंसबा जो है रिटेल करती यूरोप वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, यहाँ तक इनका नेटवर्क जो है वो फैल गया। अहमदाबाद में दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को जो सेवा है वो सेल करती है वेजिटेबल्स ग्रोन इन द फार्म्स, पल्सेज, स्पाइसेस वगैरह। पेंडेमिक के दौरान दोस्तों जो सेवा इसने लॉन्च करा था अपना अनुबंध, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि कनेक्ट कर रहा था सेलर्स को विद बायर्स की किचन जो फायर्स हैं उन्हें बंद किया सके थ्रू द लॉकडाउन। तो ये सब चीज़ें थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने काम किया, कोविड में काम किया कि लोगों के घर में खाना बनता रहे, पैसे आते रहे, पैसा ना रुके, इसके लिए हर चीज़ इन्होंने करी। ओके, और ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो कि इनके द्वारा लिया गया था। ओके, आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा बेसिकली कि आज या फिर ये जो पूरा आर्टिकल ये क्या कहता है और कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, और काफ़ी अच्छी इनकी स्टोरी है। तो अगर आप लोग को एक स्पेसिफिक या फिर बिल्कुल एक पर्टिकुलर इस पर वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ओके, और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।